तो सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन से खून लाल होता है, ऑक्सीजन जाती है, लेकिन ये मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है और इसकी मात्रा हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ बताती है। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन चीज क्या है? देखिए, ये मूल रूप से एक प्रोटीन है प्रोटीन, ठीक है। जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, और इसमें आयरन होता है। आयरन, हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। इसका सबसे अहम काम, जैसा आपने कहा, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के हर कोने तक, हर टिश्यू तक पहुंचाना। और ये सिर्फ पहुंचाता है या वापस भी लाता है कुछ? हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने में भी मदद करता है। अच्छा। और इसके नाम में ही कुछ राज छुपा लगता है, हीम और ग्लोबिन। सही पकड़ा आपने। हीम वो हिस्सा है जिसमें आयरन होता है, यही ऑक्सीजन से जुड़ता है और यही खून को लाल रंग देता है। ओके, हीम मतलब आयरन और रंग। हाँ, और ग्लोबिन वो प्रोटीन वाला हिस्सा है। एक और बात, ये आरबीसीज को उनका जो खास आकार होता है ना, डिस्क जैसा। हाँ, वो जो पिचकावा सा होता है बीच में से। जी, वो आकार बनाए रखने में भी मदद करता है ताकि वो पतली नसों से निकल सके। अच्छा, ये तो नहीं पता था। जी, और इसकी जो बनावट है वो भी काफी दिलचस्प है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 प्रोटीन चेन्स होती हैं, ग्लोबिन चेन्स। 4? हाँ, 4। वयस्कों में जो सबसे आम टाइप है हीमोग्लोबिन ए या HbA, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फा और बीटा। और हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप जुड़ा होता है, और हर हीम ग्रुप के सेंटर में होता है एक आयरन एटम। ओह, तो हर चेन के साथ एक आयरन, यानी कुल 4 आयरन एटम प्रति हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही। और क्योंकि हर आयरन एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले जा सकता है। एग्जैक्टली, इसीलिए ये इतना एफिशिएंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। कमाल है। और एक और बात, जो भ्रूण होता है, मतलब माँ के पेट में बच्चा, हाँ, उसमें एक अलग टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। इसमें बीटा की जगह गामा चेन्स होती हैं। गामा चेन्स क्यों? क्योंकि HbF ऑक्सीजन को HbA से ज्यादा कस के पकड़ता है। ये जरूरी है ताकि बच्चा माँ के खून से आसानी से ऑक्सीजन खींच सके। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है कुदरत का। हाँ, फिर जन्म के बाद धीरे धीरे HbF की जगह HbA ले लेता है। समझ गया। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो मुख्य काम हो गया। जी। लेकिन आपने कहा था ये और भी कुछ करता है। जी हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, करीब 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के जरिए ही वापस फेफड़ों तक जाती है। अच्छा, 20-25%? वो कहाँ जुड़ती है, ऑक्सीजन वाली जगह पर? नहीं, वो ग्लोबिन चेन पर अलग जगह जुड़ती है। ओके। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक मॉलिक्यूल भी कैरी करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड? वो तो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है ना? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन इसे रिलीज करता है, जिससे खून की नलियां फैलती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है। वाह। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी, बोर इफेक्ट, वो क्या है? हाँ, बोर इफेक्ट, ये पीएच संतुलन से जुड़ा है। आसान भाषा में, जहाँ CO2 ज्यादा होती है, जैसे कि कसरत करती हुई मांसपेशियों में, वहां का माहौल थोड़ा एसिडिक हो जाता है। इस माहौल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा आसानी से छोड़ देता है। मतलब जहां ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है, वहीं ये उसे रिलीज कर देता है। जबरदस्त। जी। और एक और चौंकाने वाली बात, हीमोग्लोबिन सिर्फ खून में नहीं है। क्या मतलब, और कहाँ है? ये ब्रेन की कुछ सेल्स में, इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेज में, यहाँ तक कि किडनी सेल्स में भी मिला है। अरे, वहां क्या कर रहा है ये? अभी पूरी तरह पक्का नहीं है, लेकिन शायद वहाँ ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है या आयरन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। रिसर्च जारी है इस पर। ये तो सच में उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम अपने शरीर में इसका लेवल कैसे पता करते हैं? इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। अक्सर ये कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टेस्ट का हिस्सा होता है। CBC, हाँ, वो तो कॉमन टेस्ट है। जी। एक और स्पेसिफिक टेस्ट है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ। इसमें बिजली का इस्तेमाल करके खून में मौजूद अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल वाले और एबनॉर्मल वाले दोनों पता चल जाते हैं। हाँ, इससे पता चलता है कि नॉर्मल HbA कितना है और कहीं कोई असामान्य प्रकार, जैसे सिकल सेल वाला HbS या थैलेसीमिया ने बनने वाले प्रकार मौजूद तो नहीं। ओके, और नॉर्मल लेवल कितना होता है वैसे? ये उम्र और लिंग पर निर्भर करता है।
मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वयस्क पुरुषों में करीब 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर 14 से 18 पुरुषों में। और वयस्क महिलाओं में 12 से 16 जीडीएल के आसपास। बच्चों में, खासकर नवजात शिशुओं में ये ज्यादा होता है। ठीक है। और वो एक HbA1c टेस्ट भी होता है ना, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, HbA1c ये थोड़ा अलग है। ये पिछले 2-3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। ओह, ये शुगर के लिए? जी, डायबिटीज मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी टेस्ट है। ये मापता है कि कितना ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़ गया है। समझ गए। तो अब बात करते हैं जब गड़बड़ होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन कम होना यानी एनीमिया। इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे खून बह जाना, चोट से, सर्जरी से, या पेट में अल्सर वगैरह से, या फिर पोषण की कमी, शरीर को पर्याप्त आयरन, विटामिन B12 या फोलेट ना मिले। खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मतलब। बिल्कुल। इसके अलावा बोन मैरो, जहां खून बनता है, उसमें कोई दिक्कत हो, किडनी फेलियर हो, या कोई पुरानी बीमारी या सूजन चल रही हो। और कुछ जेनेटिक भी होता है शायद? हाँ, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग जैसे आनुवंशिक विकार भी एनीमिया का कारण बनते हैं। और लक्षण कैसे पता चले कि शायद एनीमिया है? सबसे आम लक्षण है बहुत थकान लगना, कमजोरी महसूस होना, त्वचा पीली दिखना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना। ओके। और अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए तो वो भी तो ठीक नहीं होगा? नहीं, वो भी समस्या है। उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, ये क्यों होता है? कई वजह हैं, जैसे बहुत ऊंचाई पर रहना जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो शरीर ज्यादा आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। अच्छा। धूम्रपान करने वालों में भी ये हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से भी खून गाढ़ा होकर हीमोग्लोबिन ज्यादा दिख सकता है। फेफड़ों या दिल की कुछ बीमारियां, कुछ तरह के ट्यूमर, या फिर बोन मैरो का एक डिसऑर्डर होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये सब कारण हो सकते हैं। और इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमने का रिस्क बढ़ जाता है। ओह, ये तो खतरनाक है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें भी चक्कर आना, सिर दर्द, थकान हो सकती है। कई बार ज्यादा पसीना भी आता है। ठीक है, तो ये तो हुई मात्रा की बात, कम या ज्यादा। हम्म। लेकिन कभी-कभी बनावट में ही दिक्कत होती है ना, जैसे वो सिकल सेल वाला मामला। हाँ, सिकल सेल रोग ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में एक गड़बड़ी की वजह से आरबीसीज का आकार गोल रहने के बजाय सिकल यानी हंसिया जैसा हो जाता है। हाशिया जैसा? हाँ, और ये कोशिकाएं सख्त भी हो जाती हैं। फिर ये छोटी छोटी खून की नलियों में फंस सकती है। ओह, उससे तो रुकावट हो जाएगी। बिल्कुल। और उससे बहुत तेज दर्द होता है, जिसे सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ये अफ्रीकी मूल के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। और एक और नाम सुना है, थैलेसीमिया, वो भी कुछ ऐसा ही है? थैलेसीमिया भी जेनेटिक है, लेकिन इसमें दिक्कत थोड़ी अलग है। इसमें शरीर या तो अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन ठीक से बना ही नहीं पाता। मतलब हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा कम बनता है? हाँ, या तो कम बनता है या बनता ही नहीं। नतीजा ये होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कम बनता है और एनीमिया हो जाता है। ये कहाँ ज्यादा आम है? ये मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय इलाकों, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। तो कुल मिला के ये हीमोग्लोबिन तो भाई हमारे शरीर का एक सुपर हीरो टाइप मॉलिक्यूल है। कह सकती हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर CO2 हटाने, पीएच बैलेंस करने, सेल का शेप मेंटेन करने तक बहुत सारे काम है इसके। इसका सही लेवल में होना बहुत जरूरी है हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। और इसके लेवल या स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। तो आज हमने हीमोग्लोबिन की दुनिया को काफी करीब से देखा। जी हाँ, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। जैसा हमने बात की कि हीमोग्लोबिन अब खून के बाहर, ब्रेन और किडनी जैसी जगहों पर भी मिल रहा है। हाँ। तो क्या इस कमाल के मॉलिक्यूल के और भी ऐसे रोल हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं? ये आगे की रिसर्च के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।